Hello students, I welcome you all to this beloved channel beloved Psychology. Class 12 Psychology Chapter 2 Self and Personality में हमारा टॉपिक आज का है पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस। पोस्ट का मतलब है बाद में। लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप अप्रोच क्या है, ट्रेट अप्रोच क्या है, फिर हमने फ्रूड का दिया हुआ जो साइकोडायनेमिक अप्रोच था वो देखा था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे जो पर्सनालिटी है उसके अलग अलग स्टेजेस क्या है डेवलप्ड होने के, और साथ के साथ हमारा जो माइंड है उसके तीन पार्ट है, इड, ईगो, सुपर ईगो। और इसके साथ साथ उन्होंने इंसान के जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स है, अनकॉन्शियस मोटिव्स है और सेक्सुअल डिज़ायर्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया था। लेकिन उनके बाद कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी होता है, जो क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ या फिर उसके जीवन के जो गोल्स है, जो एस्पिरेशंस है, एम्स है, इन सब के ऊपर एम्फेसिस करके और भी कुछ थ्योरीज दी हैं। और उन्होंने ये कंक्लूड करने की कोशिश की है कि पर्सनालिटी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट सेक्सुअल डिज़ायर्स, एग्रेशन और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। इससे भी हटके और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो इनमें सबसे पहला है कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने जो थ्योरी दी थी उसको हमने एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से जाना है। और उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग गाइडेड एज मच एज बाय एम्स एंड एस्पिरेशन एज बाय सेक्स एंड एग्रेशन। तो कोई भी इंसान अपना जो प्लेजर सीकिंग जो प्रिंसिपल्स है उसके अंदर, उस प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल से या फिर अपने सेक्सुअल डिज़ायर से जितना ज़्यादा गाइडेड होता है उतना ही ज़्यादा गाइडेड वो अपने जीवन में एम्स को और एस्पिरेशंस को पाने के लिए भी है। यानी अगर उसके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसके अगर कोई दूसरा फैंटेसी होगा, सेक्सुअल फैंटेसी होगा, उसके लिए वो जितना गाइडेड होगा, जितना मोटिवेटेड होगा, अपने जीवन में गोल को अचीव करने के लिए भी इंसान उतना ही मोटिवेटेड होगा। और उन्होंने एक बेसिक एजम्पशन लगाया है कि एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है ना, वो कंसिस्ट होती है उसके अंदर के जो कंपीटिंग फोर्स है उससे, कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल, जिसके साथ वो बैलेंस में रहता है, ना कि बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द रियलिटी। यानी एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो उसके अंदर के जो कंपीटिंग फोर्स है, कौन से फोर्स के लिए, कौन से टारगेट को अचीव करने के लिए, कौन से एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए वो compete कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बनती है, ना कि सोसाइटी का क्या डिमांड है या फिर बाहर रियलिटी का क्या डिमांड है उससे। ओके। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बताया कि हर एक इंसान में ना कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जो कि कंसिस्ट होती है आर्कीटाइप्स या फिर प्रीमोडियल इमेजेस से, जो कि एक्वायर नहीं की जाती है, दे आर इनहेरिटेड। इसका मतलब है कुछ हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाय बर्थ हमें मिलती हैं और वो चीज़ों को हमें एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही हमारे दिमाग में फीड होती है, जैसे कि हमारी मम्मी हमें प्यार करती है, या फिर भगवान एग्जिस्ट करते हैं, शैतान एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसा लगता है कि बाय बर्थ किसी बच्चे को पता होता है, उसको एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पढ़ाई होती है, ABCD 1 2 3 ये सब सिखाना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो उसको पहले से ही पता है, उन्हीं को हम आर्किटेक्ट्स कहते हैं, या फिर प्रीमोडियल इमेजेस, यानी कुछ इमेजेस के फॉर्म में लगता है उसके दिमाग में ऑलरेडी सेट है। ओके। इसके बाद एक और चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है, एंड दैट इज़ फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस। किसी इंसान को अगर यूनिटी अचीव करना है, यानी अपने अंदर, अपने साथ और पूरे मतलब एक बैलेंस, यूनिटी मतलब एक बैलेंस बना के रहना है, या फिर अपने आप में एक होलनेस, कंप्लीट सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, या फिर एक वही होता है ना कि कंप्लीटनेस फील अगर करनी है, तो उसको उसके अंदर जो विजडम अवेलेबल है ना, वन पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा और उनके साथ हारमोनी में रहना है। यानी अगर किसी को संपूर्ण फील करना है, कंप्लीट फील करना है, अपने आप के साथ यूनिट, मतलब एक यूनिट बना के रहना है जहाँ पे दिल और दिमाग इंसान का एक ही साथ, मतलब सेम पेज पे हो अगर हर चीज़, तो उसको
उसके अंदर सीख करना है और उसके अंदर की विजडम अवेलेबल है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी के साथ एक बैलेंस बना के रहना चाहिए। ओके, कोई भी डाउट हो नीचे पूछना कमेंट में। ओके, क्योंकि कई बार होता है क्या कि आपने कुछ पढ़ा तो उसके पीछे मतलब उसके काउंटर पे आपके दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं, सो यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट है कैरन हॉर्ने। उन्होंने ऑप्टिमिज्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया तब शी अडॉप्टेड ए मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ विथ एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ह्यूमन ग्रोथ के बारे में और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो आपको पता है शायद, अगर नहीं पता है तो जैसा हम कहते हैं ना कि एकदम फुल पोटेंशियल तक पहुंचना, एकदम हाईएस्ट पोटेंशियल तक किसी के पहुंचना है। तो वो जो मतलब किसी इंसान को अगर मतलब वो रियलाइज होता है कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, तो उसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर वही है कि कहाँ तक हमारी ग्रोथ हो सकती है, हमारी एक्चुअल पोटेंशियल कहाँ तक है, तो वही चीज़ है। एंड अकॉर्डिंग टू हर, सेक्स हैज एट्रीब्यूट्स टू बी एडमायर्ड बाय अदर एंड नाइदर सेक्स कैन बी व्यूड एज सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जैसे फ्रीउड ने जो भी स्टडीज़ की है, जो भी रिजल्ट कंक्लूजन हमें दिया है, उन्होंने मेल सेक्स का ही ऊपर ही स्टडी किया, यानी ज़्यादातर उन्होंने मेल्स के ऊपर ही स्टडी किया है, फीमेल्स को उन्होंने उतना ज़्यादा इंक्लूड ही नहीं किया है। सो कैरन हॉर्ने शी इज सेइंग कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सुपीरियर है और कोई भी इन्फीरियर है। अगर मेल है और फीमेल है तो इन दोनों में कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, इन दोनों को एक दूसरे को एडमायर करनी चाहिए। और जो भी स्टडीज़ हो रही है उन सब में फीमेल्स के बारे में भी उतनी ही बातें होनी चाहिए जितनी मेल्स के बारे में होती है। ओके, शी काउंटर्ड दैट वीमेन वेर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स देन बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। और उन्होंने कहा कि जो वीमेन होती है वह बायोलॉजिकल फैक्टर से भी ज़्यादा सोशल और कल्चरल फैक्टर से अफेक्टेड होती है। एंड शी ऑल्सो आर्ग्यूड दैट psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship during childhood. When parents' behavior toward a child is indifferent, discouraging, and erratic, the child feels insecure, and a feeling called basic anxiety results. Deep resentment toward parents to basic hostility occurs due to this anxiety. तो उनके कहने का यही मतलब है कि अगर किसी बच्चे का बचपन में पेरेंट्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा है, बचपन में अगर पेरेंट्स ने किसी मेल चाइल्ड को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया है, या फिर फीमेल चाइल्ड के टूवर्ड्स हमेशा उनका एक डिफरेंट बिहेवियर रहा हो, मेल से डिस्करेजिंग बिहेवियर रहा हो, तो इससे आगे जाके उस बच्चे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसी से उस बच्चे में एनजाइटी भी होती है। और अगर हमेशा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को पसंद नहीं करते हैं, मेरे को डिस्करेज करते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरीके से पेरेंट्स के टूवर्ड्स भी एक रिजेंटमेंट, एक हेट्रेड वाली चीज़ें भी डेवलप होती हैं। और आपको पता ही है, अगर कोई इंसान ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसमें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर बात की है एंड हिज बेसिक एजम्पशन इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। सो उन्होंने कहा वही बात है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पर्पस के बेसिस पे होता है और उसका गोल के बेसिस पे होता है, यानी इंसान का जो गोल है, जो पर्पस है, उसी के बेसिस पे वो बिहेव करेगा, या फिर जिस तरीके से बिहेव वो करेगा उसी तरीके का उसका पर्पस होगा, उसका गोल होगा जीवन में। ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट एंड आवर पर्सनल गोल्स आर सोर्स ऑफ आवर मोटिवेशन। और हर एक इंसान में अपने लिए सही चीज़ चूज़ करने का या फिर सही चीज़ क्रिएट करने का वो पावर है, कैपेसिटी है, और वही हमारे मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। द गोल्स प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड आर इम्पोर्टेंट इन आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और अगर हमने अपने लिए कोई गोल डिसाइड किया है और अगर हम उस पर काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमें एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है और एक जो अपने अंदर इनएडिक्वेसी यानी इनकैपेबिलिटी का जो एक फीलिंग रहता है वो भी हट जाता है, क्योंकि हमें लगता है यार हमने अपने हिसाब से चॉइस किया है, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस
बिल्डअप होता है और जिसके थ्रू हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। ओके, और इन एडलर्ट्स व्यू एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट, दैट इज inferiority complex which arises from childhood. Overcoming this complex is essential for optimal personality development. और एडलर ने कहा कि हर एक इंडिविजुअल को एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ज़्यादातर बचपन में, हमें इनएडिक्वेसी और गिल्ट वाली फीलिंग आती है। हमें लगता है कि शायद हम उतना कैपेबल नहीं है, हमें लगता है कि शायद हम उतना कर नहीं रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, और हमें लगता है कि दूसरा कोई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसको क्या मान लेते हैं, सुपीरियर मान लेते हैं और अपने आप को इन्फीरियर। और इन चीज़ को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो, तो इन चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट इज एरिच फ्रॉम, इन्होंने भी कुछ और बातें कही हैं। सो फ्रॉम व्यूड ह्यूमन बीइंग्स एज बेसिकली सोशल बीइंग्स हु कुड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो फ्रूड ने कहा कि अब तक हमने सिर्फ गोल के बारे में देखा कि इंसान अपने गोल से मोटिवेटेड होता है, अपने पर्पस से, अपने पोटेंशियल से, बट इन्होंने कहा है कि जो एक इंसान है वो एक सोशल बीइंग होता है, उसका दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप है उससे हम उसको समझ सकते हैं। He argued that psychological qualities such as growth and realization of potential resulted from a desire of freedom and striving for justice and truth. तो हर एक जो इंडिविजुअल है वो फ्रीडम के लिए स्ट्राइव करता है। सब कोई चाहता है कि मैं फ्री रहूँ, मुझे वो फ्रीडम मिले, वो इंडिपेंडेंस मिले, मुझे जस्टिस मिले, ट्रूथ मिले, ये हर कोई चाहता है। एंड फ्रॉम होल्ड्स दैट कैरेक्टर ट्रेट्स, जो हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, जिनको आगे जाकर हम सब ज़्यादातर ट्रेट्स को मिला के एक पर्सनालिटी कहते हैं, दैट डेवलप फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस विद अदर इंडिविजुअल। और हमारा एज ए सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल दूसरों लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसे मानो कुछ लोग, जैसे जिनका दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, मानो उनको धोखा ज़्यादा मिला है, लोगों ने उनका बहुत भरोसा तोड़ा है, तो उनके पर्सनालिटी में, जो उनके ट्रेट में ट्रस्ट इशू वाला ट्रेट आ जाएगा, वो जल्दी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत बार जो अनजान लोग हैं उनसे मदद मिला है, लोगों ने पता नहीं कहाँ से आके उसकी मदद की है, उसने भरोसा किया लोगों के ऊपर और भरोसा वो मतलब तोड़ा नहीं किसी ने, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट, मतलब दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने वाला हैबिट आ जाएगा। तो इसी तरीके से वो ट्रेट डेवलप होता है। तो इसीलिए कहा है कि दूसरों लोगों के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा है उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। So, while culture is shaped by the mode of existence of given society, people's dominant character traits in a given society work as a force in shaping the social process and culture itself. तो कहा है कि हाँ, ये बात है कि सोसाइटी और जो कल्चर है उससे भी लोगों का बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन किसी भी कल्चर में या फिर किसी भी सोसाइटी में जो लोगों का डोमिनेंट ट्रेट होता है, वो उसी से जो कोई भी इंसान है उसका जो कैरेक्टर है या फिर जो पर्सनालिटी है वो शेप होता है ना। मतलब हालांकि बहुत सारी चीज़ों से हमारा जो सोसाइटी है वो बाइंड है और बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंट ट्रेट है सिर्फ उन्हीं से किसी की पर्सनालिटी शेप होती है। ओके, देन हिज वर्क विल रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी सच एज टेंडरनेस एंड लव इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि लोगों में किस किस क्वालिटी डेवलप होगा वो उसके मतलब वो उसके पर्सनालिटी में आएगा, जिस जिस क्वालिटी की वो एक्सपीरियंस करेगा वो उसके पर्सनालिटी में आएगा। तो जैसे पॉजिटिव क्वालिटी जैसे टेंडरनेस या फिर लव उसके पर्सनालिटी में आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का जो इंसान में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, जो इन सारी बातों का जो लोगों के मन में सवाल आता है और जो जवाब ढूंढते हैं उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। कई बार लोगों को लगता है यार मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ, तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कि अच्छा चलो यहाँ पे क्या लिखा है वो हम देखते हैं। सो डेवलपमेंट इज व्यूड एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड ईगो आइडेंटिटी इज ग्रांटेड इन ए सेंट्रल प्लेस इन द प्रोसेस। तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है किसी भी इंसान का,
वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इंसान के जो मतलब क्रिएशन है, ज़ीरो से लेके जो उसका डेथ होता है, वहाँ तक उसकी क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। और यहाँ पे ईगो यानी जो रियलिटी प्रिंसिपल है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। His concept of identity crisis among adolescents was the central attraction, which argues that young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them a मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। तो उन्होंने कहा है कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना एडोलिसेंट बच्चों में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से इनको अपने बारे में एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि जब कोई बच्चा अपने आइडेंटिटी के बारे में सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस तरीके से जब वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचेगा ईगो के बेस पे यानी उसके रियलिटी के बेसिस पे, तब जाके उसको अपने बारे में एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव मिलेगा और इसी से उसको एक डायरेक्शन मिलेगा जिससे वो आगे बढ़ पाएगा। गॉट इट? ओके। अब ये सारी तो हमारी थ्योरीज थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये जितनी भी थ्योरीज हैं अब तक हमने पढ़ा है, इनके कुछ कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, क्योंकि अब हर चीज़ पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब इनमें क्या कमी है वो देख लेते हैं भाई। सो द फर्स्ट वन इज, ये केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है और इनमें साइंटिफिक बेसिस थोड़ा कम है। यानी जो भी थ्योरीज है कि ऐसा होता होगा, इंसान पर्पस से ड्राइवन होता होगा, इंसान अपने आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से ड्राइवन होता होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये केस स्टडीज़ के ऊपर बेसिस है, इन पर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। देन they use a small and atypical individual as sample for advancing generalization। तो इन्होंने तो कुछ ही लोगों के ऊपर स्टडी किया होगा, स्मॉल एंड एटाइपिकल इंडिविजुअल। तो अब ये क्या कहते हैं, ये तो जनरलाइजेशन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करके सब लोगों के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एंड देन द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, इट इज़ डिफिकल्ट टू सबमिट देम टू साइंटिफिक टेस्टिंग। और हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, इसलिए इनके ऊपर साइंटिफिक स्टडी भी नहीं की जा सकती है। देन फ्रूट के ऊपर तो ये बात है कि उन्होंने सिर्फ मेल्स प्रोटोटाइप को यूज़ किया है, जबकि फीमेल का एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव को उन्होंने ओवरलुक कर दिया, जबकि वो भी तो ह्यूमन है, वो भी तो इंडिविजुअल है। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो थ्योरीज है इनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या फिर इन पॉइंट्स के थ्रू हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल अप्रोचेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको पीडीएफ नोट के लिए जाना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।